हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो क्या है, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से आप क्या समझते हो? अच्छा, रियल लाइफ में क्या है, दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, एक आलसी होते हैं और एक एक्टिव। ठीक, लेजी और एक्टिव। अच्छा एक बात बताइए, आलसी आदमियों से, जैसे आप लोगों को अगर आपसे 3 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ने को बोल दिया जाए तो आप क्या कहते हो? बहुत काम कर लिया। ठीक है, बहुत काम कर लिया। कितना काम कर लिया ये नहीं मालूम, बस आपने क्या किया, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, बहुत काम कर लिया। ठीक, यहीं पे कुछ स्टूडियस स्टूडेंट है जो पढ़ने में क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उनको 9 घंटे पढ़ा दिया, वो 9 घंटे पढ़ लिया। उनके लिए एक काम क्या है, जनरल है, आम बात है। ठीक है, क्या है, आम बात है उनके लिए। ठीक है, तो यहां पे वर्क क्या है, रिलेटिव है। कैसा काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। आलसी वाले के लिए तो काम बहुत है, और 9 घंटे जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए 9 घंटे क्या है, स्टूडियस है। जो स्टूडियस उनके लिए क्या है, जनरल काम है। क्यों ये 9 घंटे क्या है, अरे 9 घंटे तो रोज ही पढ़ते हैं। ठीक है, इनके लिए आम बात है, मगर आलसी लोगों के लिए 3 घंटे पढ़ना आम बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क है वो क्या है, मतलब काम, जो हमने काम किया, किसी बॉडी पे तो काम करेंगे, किसी चीज पे तो काम किया जाएगा। तो वर्क और एनर्जी, पावर को भी छोड़ दीजिए, अभी हम बात करेंगे वर्क और एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। क्या है, कोरिलेट है। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो रियल लाइफ में कहते हैं कि आज बहुत काम कर लिया, या जो फार्मर है फील्ड में जो खेती वेती करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं, प्लॉगिंग फील्ड, तो उन सब में क्या है, काम करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, अब कितना काम करते हैं वो क्या होगा, ठीक है, उसे तो हम मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि या तो बहुत काम होगा या तो आम बात होगी, या तो थोड़ा काम होगा। मगर फिजिक्स की लैंग्वेज में या आम बात या बहुत या छोटा वर्क कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जब भी फिजिक्स में किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। और फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका मतलब क्या कहते हो आप? फिजिकल क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है जो मैंने आपको बताई थी? those quantities which can be measured। ठीक है, which can be measured। ठीक है, अब बात क्या आती है कि हम बहुत ज्यादा बहुत कम वाली मेजर तो कर नहीं सकते क्वांटिटी, तो क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या है कि प्रिसाइज होनी चाहिए वैल्यू। वर्क क्या होना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, तभी हम फिजिक्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि क्या होनी चाहिए वैल्यू, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, वो मेजरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा ये सब चीजें मैटर नहीं करती। तो रियल लाइफ वर्क में और यहाँ जो फिजिक्स में वर्क करेंगे उसमें कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे सदमे में मत आइएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर कूली कोई वर्क करता है, समान होता है, तो उसका वन 0 होता है, क्योंकि 90 डिग्री बनाती है फोर्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ कूली के साथ? भैया काम तो किया उसने, फिजिक्स वाला होता तो लड़ाई हो जाएगी कि तुमने तो वन 0 किया है, पर रियल लाइफ में तो उसने काम किया है। ठीक है, तो उसी की ही चर्चा यहां कर दी है कि एक्चुअली में क्या हुआ। ठीक बेटा, वर्क से पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी से हम वर्क में आएंगे, वर्क से एनर्जी कभी नहीं बनाएंगे, हमेशा एनर्जी से वर्क में आएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाता है। बेटा एक एग्जांपल लीजिए,
कौन सी चीज टूटने वाली होती है? ग्लास। ग्लास लें, लकड़ी लें, ग्लास अच्छा रहेगा, ग्लास जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, फिर ग्लास है, इस ग्लास को थोड़ा अच्छे वे में समझते हैं। फिर ग्लास, ग्लास स्लैब। ठीक है, ये क्या है? ग्लास स्लैब। बेटा आज थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको केवल बताऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स होगी। अगले लेक्चर में पूरी मैथमेटिक्स होगी। बेटा एक बॉल है जो कि मोशन में नहीं है, नॉट इन मोशन। अब अगर ये बॉल मोशन में नहीं है और ये ग्लास स्लैब से टच है, तो क्या ये ग्लास स्लैब को ब्रेक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये ग्लास स्लैब को ब्रेक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इससे टच भी रहेगा तो इस पे कुछ भी नहीं है, इस पे कोई फोर्स नहीं है, इस पे कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मोशन नहीं है। तो हमें तो रियल लाइफ में मालूम है कि अगर ये ग्लास स्लैब और बॉल को इसको परख दिया जाए तो ये ग्लास स्लैब ब्रेक नहीं होगा। बट यहीं पे एक काम करते हैं, यहां से एक बॉल ली, एक आर्टिस्ट में अच्छा नहीं हूं पर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कोई आदमी है और ये इसने क्या किया? इसको किक मारी और किक मार के क्या हुआ? इसको कुछ अब अगर ये बॉल यहां टकराएगी, देखिए ये आदमी है, इसने क्या किया? फुटबॉल, ये बॉल पे किक मारी, किक मारने से इसको कुछ वेलोसिटी मिली, मोशन हुआ। अब ये क्या है? अभी तो नो मोशन, अभी मोशन नहीं है, नॉट इन मोशन। बट जैसे ही किक मारी तो बॉल क्या होगी? मोशन में हो गई। तो यहां पे जब बॉल की कुछ रहेगी वो क्या होगी? मोशन में रहेगी। मान रहा हूं कि यहां पर जैसे बॉल पे ये फोर्स लगा, इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई, तुरंत क्या होगी? ये मोशन में जाएगी। तो बॉल अभी मोशन में, जैसे किक पड़ी बॉल मोशन में, और इस ग्लास स्लैब को क्या करते हैं? ब्रेक कर दिया। बॉल तो वही थी, पोजीशन भी वही था, बट या इस केस में ब्रेक नहीं की और इस केस में ब्रेक कर गई। क्यों? क्योंकि यहां पे ये मोशन में नहीं थी। और मोशन आता कहां से? हम लोग ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था कि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, मगर कॉज ऑफ मोशन कहां पढ़ा था? जब हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे, मीन्स फोर्स पढ़ रहे थे। ठीक, बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी। एक्सेलरेट क्यों हो रही थी? जब तक उसमें फोर्स नहीं लगा तब तक बॉडी एक्सेलरेट कैसे होगी? ठीक, मीन्स इस फुटबॉलर ने क्या किया? इस पे जब किक मारा तो इसने क्या किया? कुछ इस पे क्या किया है? वर्क किया। क्या किया? वर्क किया, जिसकी वजह से ये क्या हुआ? अभी वर्क का कॉन्सेप्ट छोड़ो, इसने जैसे इस पे किक मारी तो ये मोशन में आ गई। अब ये मोशन में आ गई तो इसका मतलब ये मूव कर रही है। अगर कोई चीज मूव करे तो इसका मतलब उसके पास कुछ एनर्जी होगी, तभी तो वो मूव कर रही है। ऐसे ही हवा में मूव करने लगेगा। ठीक, तो बेटा जब मोशन की बात हुई तो ऐसे मोशन में जो एनर्जी हुई, क्योंकि बेटा क्या हुआ? ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा और तब इसको क्या होगा? ये ब्रेक करेगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं कर पाएगा। यहां रेस्ट पे था तो एनर्जी ट्रांसफर तो कुछ नहीं हो पाते, तो क्या होता? ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट अब क्या है? इसके पास मोशन है। मोशन क्या करेगा? इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा? वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक, तो ये जो मोशन है, ये जो बॉडी मूव की, ये जो मोशन है, तो इस मोशन में क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी क्या है? ये कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी है ये? काइनेटिक एनर्जी। मीन्स एनर्जी possessed by its motion is called काइनेटिक एनर्जी। ठीक, मोशन के कारण जो एनर्जी डेवलप हुई वही क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स कि जैसे ही इसको वेलोसिटी मिली तो क्या हुआ? इसमें एक एनर्जी आई। जैसे इसमें एनर्जी आई तो वो जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है मोशन के दौरान, मीन्स
इन मोशन जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? ये बॉल जब इससे टकराएगा सारी की सारी इसको ट्रांसफर कर देगा और ये क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। ठीक, ये तो ये बात ठीक है भैया, ग्लास स्लैब ब्रेक हो गई। अब बात करते हैं एक और एनर्जी की। ये ग्लास स्लैब है और कुछ टेबल है, ठीक है, टेबल सही है, छोटी टांग हो गई टेबल की, समझ जाना। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में मैं क्या करता हूं? इस बॉल को मैं क्या करता हूं? पुट करता हूं। ठीक, अगर मैंने इस ग्लास स्लैब पे यहां बॉल रखी हुई है तो क्या हुआ यहां पर? एक्चुअल में यहां क्या चीज हुई? ग्लास ब्रेक करेगा? नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूं? इस बॉल को ऊपर की साइड उठाता हूं। इस बॉल को मैं क्या करता हूं? ऊपर की साइड से उठाता हूं और इस पोजीशन तक लेके जाता हूं। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। तो मैंने क्या किया? इस बॉल को क्या किया? इसकी पोजीशन को चेंज किया। तो बेटा अपना पोजीशन को चेंज करूंगा तो क्या होगा? लेट्स सपोज करिए हाथ में मैंने बॉल उठाई और मैंने कुछ ऊपर तक लेके गया, तो बेटा यहां से यहां तक मैंने तो कुछ वर्क किया ना। अगर मैंने कुछ वर्क किया तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हुई? इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, जिसके कारण अगर मैं यहां से इसको छोड़ता हूं तो वो क्या होगा? नीचे की साइड गिरेगा। अब नीचे की साइड गिरता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही ये इस ग्लास स्लैब से टच किया तो क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी के कारण क्या होगा? ये ग्लास ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसी एनर्जी जो कि पोजीशन पे डिपेंड करती है, ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स द एनर्जी possessed by its position या its configuration is called पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, जितनी यहां से मैंने वर्क डन किया वो यहां स्टोर हो गया। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया तो धीरे धीरे क्या होगी? इसकी हाइट कम होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहां हाइट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी वापस अपने वही स्टेट में आ गई जहां जीरो थी, वही स्टेट में आ गई, बट यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस कम होती है, इसकी वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई और इसके पोजीशन के कारण इसकी जो हाइट है वो क्या होती गई? कम होती गई। और क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और इस पॉइंट से आगे क्या हुआ? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अब क्या क्या चीजें हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने जान लिया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान लिया, और ये दोनों कैसे प्रोड्यूस हुई इनके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कि वर्क डन फिर क्या हुआ, वर्क क्या हुआ। तो देखिए वर्क क्या हुआ, यहां पर इस पे जब मैंने एनर्जी दी तो किसने दी? इस फुटबॉलर ने इस पे किक मारी, तो इसने इस पे क्या किया? एक एनर्जी ट्रांसफर की। तो वर्क डन एक्शन में क्या होता है? प्रोसेस टू ट्रांसफर एनर्जी, प्रोसेस टू ट्रांसफर एनर्जी। जो वर्क डन होता है एक्चुअली क्या होता है? प्रोसेस टू ट्रांसफर एनर्जी। इसने अपने इसका कुछ वर्क डन रहा होगा, मीन जैसे इसने किक मारी तो इसका वर्क डन कम हुआ क्योंकि इसने इसके अगेंस्ट में क्या किया? काम किया। अगर ये कोई काम करेगा तो इसका वर्क डन कम होगा और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सिमिलर फैशन में जैसे जैसे कोई आदमी जैसे जैसे आदमी बॉल उठाएगा ऊपर की साइड लेके जाएगा तो ये कुछ वर्क कर रहा है ना, तो इसकी वर्क कम होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी? जो वर्क इसमें कम हो रहा है वही वर्क एनर्जी फॉर्म में इसमें क्या हो रहा है? स्टोर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर लेते जाएंगे हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। ठीक, तो वर्क क्या होता है? एक्चुअल में प्रोसेस टू ट्रांसफर एनर्जी। रियल लाइफ में क्या होता है? वर्क को हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं? अरे यार
बहुत कम काम किया, आज मैंने बहुत ज्यादा काम किया, आज मैं थक गया, बहुत ज्यादा काम कर लिया, मेहनत वाला काम कर लिया। बट एक्चुअल में यहां पे क्या है वर्क कि एनर्जी को ट्रांसफर करना। मीन्स अगर मैंने ये चौक फेंका तो मेरे हाथ ने इस चौक पे क्या की, एक वेलोसिटी, एक एनर्जी दी। तो ये जो एनर्जी मेरे बॉडी से इस चौक में आई, ये वर्क है, ये वर्क है। तो प्रोसेस टू ट्रांसफर वर्क इज प्रोसेस टू ट्रांसफर एनर्जी इज वर्क। ठीक है, बट हमें तो मालूम है कि मैथमेटिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैथमेटिक्स। तो अब मैथमेटिकल फॉर्म में इस थ्योरी को कैसे कंबाइन करेंगे, अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये तो था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। क्या? ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो अब इससे अब हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी के बारे में कैसे बात करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, मजा आएगी। एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या चीजें हो रही हैं संसार में। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में कि कैसे एनर्जी वर्क को मैथमेटिक्स में लिखते हैं। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले वर्क की बात कर लेते हैं, वर्क क्या होता है। तो देखो, इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है कि ले सपोज करिए, ठीक है, साइकिल तो मुझसे बनाने आती नहीं है, ठीक है, मगर कोशिश करूंगा कि बन जाए साइकिल। हाँ, थोड़ा समझ लीजिएगा साइकिल कैसी है, बिना ब्रेक किए, ठीक है, और बिना चेन किए। ठीक है, यहाँ पे गद्दी है मस्त एकदम, और यहाँ आपका दोस्त जो है बैठा हुआ है। ठीक, और आप क्या कर रहे हैं, पीछे से इस साइकिल को धक्का मार रहे हैं। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा हुआ वो क्या पढ़ा हुआ है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो पढ़े हुए हैं छोटी क्लास में। ठीक है बेटा, अब एक बात बताइए, ये फोर्स है, ठीक है, ये लगा रहा है। ठीक, कुछ समय बाद यही साइकिल कुछ यहां पे पहुंच गई, और यहां पे आप क्या लगा रहे हैं, उससे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, यहां से यहां तक का एस मान लिया मैंने। ठीक है, तो देखिए ये इस पे फोर्स लगाई साइकिल पे, और इस फोर्स के कारण क्या हुआ, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पे कुछ वेलोसिटी यू रही होगी और यहां पे कुछ वेलोसिटी वी आ गई होगी। ठीक है, इसने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, और कुछ समय बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके ये यहां पे कुछ नई वेलोसिटी से पहुंच गया होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है F इक्वल टू एम ए। तो हमें जो एक्सेलरेशन देना है, मीन्स जो वेलोसिटी करनी है वो चेंज करनी है। अगर कांस्टेंट रहेगी तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो मीन्स वेलोसिटी चेंज होती रहनी चाहिए। क्लियर बात। अब देखिए, इसने यहां आके बोला कि देखो मैंने तो बहुत वर्क कर लिया। एक्चुअल में जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज किसी साइकिल में धक्का मारोगे तो यही तो बंदा वर्क कर रहा होगा आपके में, कि ये बंदा वर्क कर रहा है, ये तो पैडल में नहीं मारा, बस बैठा हुआ है। तो इसने क्या बोला यहां आके कि मैंने तो बहुत वर्क डन कर लिया, और मेरा वर्क क्या हो गया, जो मैंने फोर्स लगाया और जितनी डिस्प्लेसमेंट थी। पर बात अभी यहीं पे खत्म नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर केस है, जनरल केस तो भी आया ही नहीं। ठीक, अब यहां आके जब इसने बोला कि भाई मैंने तो वर्क किया, ऑब्वियस सी बात है वर्क किया इसने। क्यों? क्योंकि इसने फोर्स थी, फोर्स लगाई इसने, इस डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो ये क्या हो गया, यहां पहुंच गया। बस ये क्या कह रहा है, ये आप लोगों की तरह चालू चतुर्बुद्धि। इसने क्या बोला कि भैया हम तो mg, मैंने भी तो एक फोर्स लगाई, जो क्या थी, mg थी, तुमने फोर्स लगाई, मैंने भी फोर्स लगाई। पर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, क्या इस बंदे ने वर्क किया, हाँ या ना। वीडियो पॉज करके जरा सोचिएगा जरूर कि क्या इस बंदे ने वर्क किया। आंसर होगा नहीं, ये बंदा तो शांति से बैठा हुआ था, बट ये कह रहा है कि भैया हमने भी तो एक फोर्स लगाई एमजी, यहां पे भी हमने एमजी फोर्स लगाई, तो तुमने भी फोर्स लगाई, मैंने भी फोर्स लगाई। बट एक्चुअल में वर्क इसने किया। ये टायर्ड होगा, ये तो मस्त बैठ के मौज मस्ती मार रहा होगा ऊपर साइकिल पे,
तो एक्चुअल में तो वर्क इसने किया, बट ये जो था, ये mg जो कह रहा है, क्या इसने वर्क किया? नहीं। और इसने वर्क किया? हाँ। कैसे? दोनों ने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट इसके वर्क को हम वर्क बोल रहे हैं, बट इसके फोर्स की वजह से जो हो रहा है काम, उसको वर्क नहीं बोला जा रहा। इसका मतलब जो रूल रेगुलेशन है वो ये है कि वर्क डन हम तभी मानेंगे, वर्क डन तभी होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारे लिए फिजिक्स में वर्क डन होगा। अदरवाइज अगर इसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स है तो उसको हम वर्क डन में कंसीडर नहीं करेंगे। यहां आप फील कर सकते हो कि इसने परपेंडिकुलर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर था, डिस्प्लेसमेंट इसके लिए इधर था, और मगर mg लगाने की वजह से ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो हमने तो फील कर लिया कि भाई इसने वर्क नहीं किया, बट इस बंदे ने क्या किया? वर्क किया। अब वर्क किया तो क्या होगा? अब बताइए। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आया कि हम वो वर्क कंसीडर करेंगे we consider only those components, we considered only those components which is along the direction of displacement। तो हम उसी फोर्स को कंसीडर करेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा उन सब केसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स की कंपोनेंट होगी केवल हम वही कंसीडर करेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये था आपका वर्क डन का कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए ये आपको एग्जांपल आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मौज मस्ती मारते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स खेलते हैं। ठीक है, अब ये तो था एक पर्टिकुलर एग्जांपल। चलिए क्या किया, एक घोड़ा गाड़ी थी, पहिया लगा दे रहे मस्त, जिससे आपको ये मजा आए। ठीक है, ये घोड़ा गाड़ी थी, एक धागे से एक लड़के ने इसको क्या किया हुआ है, छोटा सा बच्चा है, इसने क्या किया, पकड़ के इसको दौड़ रहा है। ठीक, तो ये जो धागा है, इस पे टेंशन के कारण क्या हुआ, ये बॉडी आगे भागी होगी। पहले इसने इस पे फोर्स लगाया रोप पे, रोप टेंशन में आई होगी, इसमें टेंशन स्ट्रेच आया होगा, जिसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस हुई, और ये टेंशन एज अ काइंड ऑफ फोर्स होती है, और वो फोर्स की वजह से ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। ठीक है, ये प्लेन बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये किसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, बट हमने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, जिस डायरेक्शन मोशन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा। मैं लेट सपोज करूं कुछ टी टाइम के बाद जब हमारी घोड़ा गाड़ी थी, वो क्या हुई, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर दी। ठीक है, टी टाइम में, और इसकी वेलोसिटी पहले ये थी, तो यहाँ पे कुछ भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने ही बोला हाँ, आपने बोला हाँ, ठीक है सर। तो बेटा एक बात बताइए, ये जो फोर्स इसमें लगाया है यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हमने तो वेक्टर रिजॉल्व करना पड़ा है। क्या करेंगे वेक्टर रिजॉल्व करके, यहां बना एफ कॉस थीटा, अब यहां बना एफ साइन थीटा। बहुत सही सर, बहुत मजा आ गई, ये तो हम भी जानते हैं। तो एक्चुअल में जो वर्क करेगा वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, वर्क में एक्ट करेगा, जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा। परपेंडिकुलर वाला कभी भी एक्शन में नहीं आएगा वर्क डन के। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा कंपोनेंट हम यूज करेंगे यहां पर, एफ कॉस थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क में पार्टिसिपेट करेगा, एफ
cos थीटा। क्या पार्टिसिपेट करेगा? सिंपली एस cos थीटा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है ना, कि नहीं होता? पहले देख लेना, पहले बोल दे रहा हूं, ग्रामर का टीचर नहीं हूं, ठीक? तो बेटा फोर्स कौन सा है? एफ cos थीटा। ठीक है सर, लिख देते हैं cos का। हमारा क्या जा रहा है? आप ही तो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लिख दो। और साथ में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? एफ। ठीक। अब आपको ही मालूम है कि प्रोडक्ट जो होता है स्केलर का वो कम्यूटेटिव नेचर का होता है। अब होता है तो कर दो, ये भी कर सकते थे। ये कुछ दिख रहा है, यहां आपको कुछ दिख रहा है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल है तो हम क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और साथ में cos थीटा एंगल। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं? अरे सर, ये तो गजब की चीज है। अभी आपने वेक्टर प्रोडक्ट जब बताया था उसमें ये बोला था कि डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो क्या होता है? स्केलर आता है। यहां पे ये चीज प्रूव भी हो रही है। अरे सर, ये तो मजा आ गई कि वर्क डन क्या हो गया? W इक्वल टू एफ डॉट एस, वेक्टोरियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसके केसेस के बारे में बात कर लें। ठीक है, अब इसके केसेस के बारे में बात कर लें। बेटा जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं समझ में नहीं आएगा, किताब पढ़ोगे कहां से एनर्जी कैसे वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और क्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो वर्क डन का मतलब क्या हुआ? वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द component of force, component of the force directed in the direction of motion. Work is defined as product of component of force directed in the direction of motion and displacement of that object, and displacement of that object. ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट जो कि मोशन के डायरेक्शन में हो, जहां मोशन होगा वहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, कि मोशन उधर और डिस्प्लेसमेंट इधर निकालोगे है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स की मोशन होगी, बॉडी मूव करी होगी, उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट और उसके डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे मैथमेटिकली क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। इसका मतलब ये इंट्यूटिव मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्या है? इंट्यूटिव मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये परसीव कर रहा है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी केसेस के बारे में। यार तुम सब अच्छे से जानते हो, मगर है ना कुछ लोग जिनका लगता है अरे सर डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो देख लेना किताब से, किताब काहे के लिए दी जाती है। चलो, अब इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं। थीटा के केसेस बनाइए। अब क्या केस बन सकता है? केस 1 बनेगा, थीटा 0 हो, उस समय मेरा वर्क क्या होगा? सिंपली एफएस हो जाएगा। जब केस 2 हो, वहां पे जो थीटा हो वो 90 डिग्री हो, तो वहां पे cos 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। जो केस 3 है वहां पे अगर थीटा 180 डिग्री हो तो वहां पे वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा? माइनस एफएस हो जाएगा। मीन्स कहने का सेंस ये है इन 3 केस से, वो ये कि इफ एंगल बिटवीन force and displacement in between 0 to 90 degree, then our work done should be positive.
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्केलर बेशक है मगर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अरे सर नेगेटिव कैसे हो गया, वर्क कर रहे तो नेगेटिव कैसे हो गया? बेटा अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हो तो क्या होगा, नेगेटिव का तो डैमेज लेना पड़ेगा, और सी बात है। किसी के अगेंस्ट में काम करोगे तो क्या करोगे, नेगेटिव लेना पड़ेगा, आपकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट, अब लिख लेना यार डिस्प्लेसमेंट की पूरी, बिटवीन 90 to 180 डिग्री, then work done should be negative. Work done should be negative. अभी देखो ना, अरे सर हमने तो केवल 180 का दिखा। अब मैं यार एक चीज बताओ तो कि अगर यहाँ पे लोगे तो cos 190 से आगे जाएगा तो यहाँ पे केवल साइन ही पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे cosec ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हमें चाहिए cos 100 भी हुआ तो 100 के लिए यहाँ cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो जाएगा। किसी के दिमाग में फितूर घूम रहा है तो क्लियर कर ले, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, क्लियर। हाँ अब चलो, अब किसकी बात की जाए, वर्कडन हो गया, फोर्स हो गए, अब क्या बात की जाए। हाँ एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है, क्या सर जो हमने फोर्स लगाया वो कांस्टेंट था? तो हम बोलेंगे जी हाँ कांस्टेंट था, इस वजह से हमने जो फोर्स लगाया वो क्या था, सीधे सीधे एफ लिख दिया था। बट सर रियल लाइफ में तो फोर्स चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या हो गया, क्या होगा अगला टॉपिक, क्या हो गया, टॉपिक का नाम क्या डालें, वेरिएबल फोर्स क्या है, देख लेता हूँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हाँ चलो वेरिएबल। सर इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वापस से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आ जाओ। ये x है, ये f है, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। फोर्स वेरी कर रहा है, करवा दिया सर वेरी, ठीक। अब थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ये A पॉइंट मान लिया और ये B पॉइंट मान लिया, हमें निकालना है इसका वर्क डन। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है छोटी सी चीज को लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट लिया, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो लगभग क्या है, जो हमारा DW है, छोटा सा वर्क डन, वो क्या होगा एक्चुअल में हमारा फोर्स और साथ में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। जितना मैं इस x को सेम बराबर पास में लेके आऊंगा उतना ही क्या होगा, इनके बीच का जो ये चेंज इन फोर्स है वो क्या होगा, लगभग एक फिक्स वैल्यू देगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, डेल्टा एफ ना लिख के मैंने क्या लिखा है, एफ लिखा है, क्योंकि ये जो x होगा जब मैं ds लिखता हूँ वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है, मीन्स इसका गैप जितना मैं कम करता जाऊंगा उतना ये गैप क्या होगा, ये वाला गैप क्या होगा, कम होता जाएगा। तो मीन्स ये क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट एफ में देगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, अगर W इज इक्वल टू एफ इंटू एफ एक्स होता है, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, DW इज इक्वल टू एफ डी एक्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है सर। अब क्या करें आगे, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हाँ, अब ये छोटे छोटे इन छोटे छोटे पार्टों को क्या करना है, जोड़ना है। हर के लिए DW बस W खेलते रहो,
ए यहां तक, ये कोई बी पॉइंट मान लो, ये छोटे छोटे डब्ल्यू 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 करते हुए ये बना ए पॉइंट हमारा। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे वर्कडन चाहिए तो वर्कडन के लिए तो फॉर्मूला क्या है कि हम प्रोडक्ट करते हैं, किसको प्रोडक्ट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है भाई, ग्राफिकली क्या है, स्केलर ही है। यहां ग्राफ में कभी हम डायरेक्शन कैसे दिखा सकते हैं, ग्राफ में कभी डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम अगर ऐसे दिखा सकते हैं फोर्स और इसको, तो यहां पे क्या दिखा सकते हैं, एस। जब भी हम किसी चीज का ये प्रोडक्ट करते हैं और उसका ग्राफ ऐसे बनाओ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है मुझे, एरिया इनक्लोज्ड बाय द अबव कर्व। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे टेंजेंट मिलेगा, डायरेक्शन देगा। बट अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व मिलता है। ठीक, तो अगर मुझे इस पूरे फोर्स का मुझे वर्कडन चाहिए तो मुझे एक्शन में क्या चाहिए, एरिया अंडर द कर्व चाहिए। ठीक, तो एरिया अंडर द कर्व के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मुझे पूरा वर्कडन चाहिए तो क्या होगा, पूरा वर्कडन चाहिए क्या होगा, W, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा F डॉट ds। ये वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्या, वैसे वेक्टर ही लिखते हैं, वैसे ही वेक्टर ही लिखते हैं, बट अभी के लिए मैं स्केलर लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना है, मगर आप वेक्टर लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल पूछा जाएगा वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, ये F डॉट dx है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है तो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू है a और फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है b, तो ये हो गया b। तो हमारा वर्कडन क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स के लिए। अगर फोर्स वेरी कर रही होगी पोजीशन के साथ, तो यहाँ f की जो पोजीशन वेरिएबल चल रहा होगा उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, यही आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्योंकि सर यहाँ फोर्स वेरी कैसे कर रहा है, अरे चाचा यहाँ देखो, ये फोर्स 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 देखो, क्या है ये सब, वेरिएशन ही तो है। तो फोर्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट कहां रह रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स ही तो है बेटा। ये वेरिएबल फोर्स ही तो है, और वेरिएबल फोर्स को इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक, तो ये था वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट कि अगर फोर्स वेरी कर रही होगी तो क्या करेंगे, और अगर फोर्स वेरी नहीं कर रही होगी तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं F डॉट ds करके। ठीक है, F डॉट s करके। बट जब वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन पहले छोटे पार्ट कर लो और उन सबका यहाँ को सम करते जाओ। सम करना तो इम्पॉसिबल है, इंटीग्रेशन करना इजी है, तो हम इंटीग्रेशन की सहायता ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। तो बेटा जो वर्कडन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, वो क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व। ठीक है, तो ये दिमाग में याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर आपके पेपर में भी आ सकता है। तो ये मत कहना कि सर पढ़ाया नहीं था। चलिए, अच्छी बात है। अब बेटा अगला टॉपिक क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या होता है, इन टर्म का मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्रेविटेशनल वेव, स्प्रिंग, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो कर रही है। ठीक है, ग्रेविटेशन कर रही है, और कौन कौन से इंटरेक्शन है, वीक
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, सब कंजर्वेटिव फोर्स को फॉलो करते हैं। बट नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है और कंजर्वेटिव क्या था? फॉलो करते सर, आपने एग्जाम्पल तो घन दे दिए, डिफरेंट काइंड के एग्जाम्पल दे दिए, बट है क्या एक्चुअल में? बेटा फोर्स है और हम वर्क एनर्जी पढ़ रहे हैं और मैक्सिमम चीजें हम वर्क से कोरिलेट करेंगे। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि वर्क से इसको कैसे कोरिलेट करें, ठीक है? तो ऐसी फोर्सेस क्या लिख सकते हो? दो फोर्सेस या ऐसे भी नहीं, थोड़ा सेंटेंस बनाना चाहिए। अच्छा पहले समझा देते उसके बाद सेंटेंस बनाना चाहिए। देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्चुअल में तो होती क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट, क्या एक ये है पाथ, एक ये है और एक ये मेरी ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से मेरा मोशन शुरू हुआ और यहां पे एंड हुआ, ठीक? तो जो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही वर्क केवल डिपेंड करे, क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करे, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। बट अगर इन दोनों के लिए इनिशियल फाइनल पॉइंट पे ना होके क्या हो, पाथ पे डिपेंड करने लगे, अगर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये सेम है, ठीक है? तो यहां से अगर मैं आऊं, चाहे मैं यहां से आऊं, चाहे मैं सीधा आऊं, तो इन सबके लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हमारी सेम है। और मैंने क्या बोला? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस है जो जिसमें क्या होता है? जिसमें वर्क डन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो मैंने इनिशियल फाइनल पॉइंट से चेंज की नहीं, मैंने पाथ चेंज किया, बट वर्क डन तो भी सेम आ रहा है। मीन्स वो अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही क्या करते हैं? डिपेंड करती है। ऐसी फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वो फोर्सेस जो अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करके जो पाथ एडॉप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करने लग जाए, तो ऐसी फोर्सेस को क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर बात? अब इसको ऐसे समझ सकते हो, ये रहा एक पॉइंट, ये हमारे इनिशियल पॉइंट, ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट। तो बेटा कुछ वर्क तो किया होगा यहां से यहां तक जाने में। अगर मैं यहां से यहां गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 गया, ये गया, ठीक है? कैसे भी जाऊं, बट मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज की नहीं की। पाथ में कोई भी लूं, अगर इससे होने वाला वर्कडन, इससे होने वाला वर्कडन, इससे होने वाला वर्कडन, इससे होने वाला वर्कडन, इससे होने वाला वर्कडन सब सेम आ रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? ये सारी क्या है? कंजर्वेटिव। तो सर ये क्या है? बेटा इसमें यह है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन नहीं डिपेंड करेगा। मीन्स यहां से यहां तक गए तो कुछ वर्क डन, यहां से ऐसे गए तो कुछ और वर्क डन, यहां से आ गए तो कुछ और वर्क डन। मीन्स ये पाथ डिपेंडेंट है और ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल पोजीशन पे फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है? तो ये दो डिफरेंसेस हैं। कहोगे कि सर नॉन कंजर्वेटिव का बताइए। अच्छा क्या बताइए बेटा? फ्रिक्शन, ठीक है? चार रास्ते हैं, चारों में फ्रिक्शन है। बॉडी यहां पे गई, बॉडी यहां से गई, यहां से गई, तो जितना ज्यादा ये टाइम इसमें गुजारेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वर्क ज्यादा लगेगा यहां तक पहुंचने में। जितना कम टाइम गुजारेगा उसके लिए उतना क्या होगा? कम वर्क लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगी? मोशन को अपोज करने की कोशिश, उसे रोकने की कोशिश करेगी। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग वर्क डन हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। जो ज्यादा टाइम लेगा उसमें क्या होगी? ज्यादा चीजें होंगी। तो इससे एक और चीजें बाहर निकल के आती हैं कि यहां पे टाइम डिपेंडेंसी होगी, यहां पे टाइम इंडिपेंडेंसी होगी। मीन्स यहां पे जो फोर्सेस होंगी वो टाइम डिपेंडेंट होंगी और यहां पे जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? टाइम इंडिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है? हो सकती है, होती है ये नहीं बोल रहा, हो सकती है। मीन्स
ये मैं कह रहा हूं कि जितना ज्यादा टाइम मैं यहां कंसीडर करूंगा, जितना ज्यादा लेंथ में फॉलो करूंगा, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे कम करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, इससे मगर इससे कम करना पड़ेगा। तो हर पाथ के लिए क्या वर्क डन अलग अलग है, बट मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं है, पर वर्क डन अलग अलग है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में कैसी फोर्सेज आती हैं? डिसिपेटिव फोर्सेज। डिसिपेटिव फोर्सेज ऐसी फोर्सेज जो एनर्जी रिलीज करती हो। फ्रिक्शन। ड्रैग फोर्सेज जो एयर रेजिस्टेंस होती है, ड्रैग फोर्सेज। विस्कोसिटी, लिक्विड की लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो, ये सारे क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करेंगी, मगर कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक, तो ये था आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिटेल में। तो चलिए, तो हम लिख सकते हैं क्या? वर्क इज डन बाय द फोर्स इफ वर्क इज डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, और अगेंस्ट द फोर्स is independent of the path, is independent of the path, and only depends on, and only depends on, and only depends on initial and final position is called as conservative forces. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होगा? एग्जाम्पल अपने से लिख लेना, मैंने बता चुका हूं। इसके लिए क्या होगा? If work is done by the force or against the force, if work is done by the force against the force is dependent on path and does not depend on, and do not depend on initial and final position is called non-conservative forces. ठीक है, तो ये थी आपके कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक बेटा, तो ये थी आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ डिटेल। अब बात करते हैं एनर्जीज। हाँ, एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है एनर्जी। तो बेटा अब एनर्जी की अगर बात करें, क्या कह रहे हैं सर? पहले आपने एनर्जी से वर्क डन बताया, अब एनर्जी डेफिनेशन हो रहा है। तो एनर्जी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। जो कैपेसिटी टू डू वर्क इज
एनर्जी। ठीक, किसी भी वर्क को करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन दोनों के लिए क्या है? एसआई यूनिट जो एसआई सिस्टम में यूज की जाती है वो होती है जूल। सीजीएस में जो यूज की जाएगी वो होगी अर्थ, जो कि 10⁻⁷ होगी। ठीक है, या +7 होगी 1 जूल के लिए। ठीक है, ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷। ठीक, और कुछ भी हो सकता है इसके साथ। और एनर्जी के और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, 4.182 समथिंग होता है जूल। ठीक, और साथ ही साथ किलोवाट आवर। ठीक है, ये सब आप सॉल्व किए होंगे, ये हो जाएगा 1.6×10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। प्लस होता है क्या माइनस होता है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बेटा, या प्लस होता है कि माइनस होता है, इसमें मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस होता है कि माइनस होता है? शायद माइनस ही होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, शायद माइनस ही होता है। चलिए, तो ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं, मतलब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है लिखने के, बट जो एसआई ने यूज किया वो ये किया। ठीक, क्यों? अब ऐसा क्यों है? देखिए, जो जब एसआई नहीं आती, जब एम्पियर सिस्टम आया था तो वर्क डन को कैलोरी में लिखा जाता था और एनर्जी को जूल में लिखा जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन सबको मिला के एक जूल बना दिया कि सब एनर्जी और वर्क डन का मतलब क्या होगा? जूल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अब यहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब एनर्जी के बारे में बात हो गई, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी है। ऐसे तो बहुत है, मगर जो हमारा में आती हैं वो ये दो आती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय क्या? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इनका फॉर्मूला भी मालूम है हमें, क्या? हाफ mv स्क्वायर। अरे वाह, और इसका हमें मालूम है क्या? mvh। पर कैसे? कैसे? क्वेश्चन तो यही रहा होता है कि कैसे। तो ये सब चीजें बस सीख लेते हैं इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में। चलिए, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, फिर से नहीं लिखवा रहा। सीधे फॉर्मूले पे आता है कि इसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। कैसे सर? हम कैसे मान लीजिए हाफ mv स्क्वायर ही होता है और कुछ क्यों नहीं होता? और कुछ भी होता है, ये भी होता है। आया कहां से? तो आया यहां से कि बेटा एक बॉल है जो कि रेस्ट से क्या कर रही है? मूव कर रही है। आफ्टर सम टाइम ये कुछ भी वेलोसिटी गेन कर ली और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसे है। ठीक है, अब क्या करें? अब हमारे पास कोई चारा बचा ही नहीं। इसका मास हम m मान लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा, इसको a मान लेते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? मैं कब बोल रहा हूं कि नहीं लिख सकते? फिर इसके आगे क्या करना है, इसकी बात करिए। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर तो 0 हो गया, क्या जाएगा? 2as। ओके, अब इसको भी ऐसे रख रहे देते हैं। अब हमें बताइए कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? m into a।
और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ इंटू एस। देखो फोर्स और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए मैं क्या करूँ, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, एफ एस होगा, एफ एम ए है, एस एस की वैल्यू यहां से क्या निकल सकती है, बी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो एस की वैल्यू यहां से निकाल दो, बी स्क्वायर अपॉन 2 है, ए से कैंसिल होगा, क्या बचा, हाफ एम बी स्क्वायर। बेटा ये वर्क डन हुआ इस बॉडी में यहां से यहां लाने में, ठीक। तो बेटा जब इस पे किसी ने वर्क तो क्या होगा ना, वो वर्क इसके लिए क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो गया, क्यों, क्योंकि बॉडी मोशन करी, कोई बॉडी मोशन करती वो एनर्जी करती है। तो यहां पे जब हमने कोई फोर्स लगाया होगा, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया होगा, तभी तो एक्सेलरेट करके वी वेलोसिटी पे आ गया। तो उस समय क्या हुआ, जो वर्क डन हुआ वो मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो आदमी ने या कोई मटेरियल मशीन ने जो फोर्स लगाई होगी, जो वर्क लगाया होगा, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड होगा। तो ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो गया, एज अ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, ठीक। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का। और आप ऐसे कह सकते हो कि जो वर्क किया इस मटेरियल बंदे ने इसके ऊपर, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में एज अ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो ये भी लिख सकते हो, वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम। तो इस वजह से जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इसकी भी यूनिट जूल होती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो अब इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मुझे मालूम है सब आप चीज पढ़े हुए हैं, बट ऐसे पढ़े हैं, कैसे कोरिलेशन हुआ ये नहीं समझ में आया था, ना वहां समझ में आया ना कहीं समझ में आएगा। कोरिलेशन समझिए कैसे होता है, वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क कैसे करते हैं। अब बात क्या करते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसे समझिए, पोजीशन की बात हो रही है। यहां से उठा के आसमान पे ले गए, और आसमान से हाइट जो है वो है, मजाक कर रहा हूं, आसमान करना ऐसे मेजर कर लोगे हाइट, कुछ भी ये ग्राउंड है, यहाँ से किसी थोड़ा कुछ जैसे सरफेस से मैंने कुछ डिस्टेंस तक क्या किया, इसको उठा लिया। तो देखिए बेटा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वर्क किया हमने, ठीक। तो जो वर्क है वो क्या है, एफ एच, ठीक, या हम ये लिख सकते हैं एफ एच। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आता है वो एच ही तो होगा, हाइट हो रहा था, ठीक। सर इसका मास अगर एम है तो यहां पर पहुंच तो गया, पर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, नीचे की साइड एम जी। उसी को तो ओवर काउंटर अटैक करके हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, एम जी या एच है ये। अब ये जो वर्क है, जो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया गया, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, स्टोर हो गया बॉडी में। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हो गया बेटा, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब मैं बात करूं, ये तो किसने वर्क किया, वी, क्या लिख सकता हूं,
हमने वर्क किया, क्या लिखो, आई लिख दो, मैंने वर्क किया, ज्यादा को डाले मैंने वर्क किया, तुमने वर्क किया होगा तुम उठा लेना, ठीक है। तो यहां से यहां तक करने में मैंने वर्क किया तो मेरा वर्क पॉजिटिव आया, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया वो कितना किया, -mgh। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या था, माइनस। ये डिफरेंस क्यों, देखिए यहां पे कंसिडर करिए, यहां पे कभी बॉडी नहीं होगी तो हम तो इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में, मगर ग्रेविटी क्या कर रही है, इसे इधर करा रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर के साइड हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये जो हमारा फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना एंगल था, 0 डिग्री। बट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो cos 180 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, -fh, और यहाँ माइनस लगाओगे तो mgh मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी वो -mgh, बट जो हमने किया वर्क, हमने तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए पॉजिटिव रहेगी। तो ये याद रखिएगा, वर्क डन किसके रेफरेंस में हो रहा है, क्या वर्क डन किसके रेफरेंस में हो रहा है ये मैटर करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, दोनों रिलेटिव हैं, दोनों क्या है, रिलेटिव हैं। ये ओरिजिन पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है। यहां से ये चीज एक मालूम पड़ी क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटिव इन नेचर। मीन्स ये these two energies are not absolute in nature, are not absolute in nature। चलो इसको बस बता दें, ये यहां तक का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। एक बार देख लेता हूं कि कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए कुछ छूटा नहीं है। हाँ, एक चीज पोटेंशियल में याद रखिएगा कि जैसे ही है, तो यहां से यहां तक अगर मैं करूंगा, यहां से यहां तक अगर मैं H को वेरी करा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरी, अगर मैं H को वेरी कराऊंगा तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा H वेरी कर रहा है, ठीक है। H को वेरी कराते हैं तो H अगर वेरी करेगा तो वर्कडन होता है F इंटू H। अगर मेरा H वेरी कर रहा होगा तो क्या होगा, वर्कडन वेरी करेगा। मीन्स अगर ये वर्कडन ये करेगा तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, dW/dH। मगर हमें मालूम है कि जो वर्कडन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इस केस के लिए तो क्या हो जाएगा, dV/dH। अब ये फोर्स के साथ एक नेगेटिव साइन लगता है और वो नेगेटिव साइन इस कारण लगता है कि वो जो cos 180 डिग्री है वो बनाता है, ठीक है। जो माइनस साइन लगता है उसके साथ क्या करता है, 180 डिग्री बनाता है। तो इसके कारण क्या होता है, फोर्स लगता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कि देखिए यहां तक अगर मैं लेके गया तो हमारा H यहां पे 1 मीटर था, यहां पे 2 मीटर था। तो जैसे जैसे मैं यहां से बढ़ा रहा हूं
तो पहले मेरा H1 था, 2 था, 3 था, तो मेरा H क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अब H वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वेरी करेगा। मीन्स हमारा वर्क डन क्या होगा? वेरी कर रहा होगा। तो मीन्स हमारा वर्क डन भी क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। ठीक। तो अगर मुझे फोर्स निकालनी हो किसी इंस्टेंट पे, यहां पे मुझे सपोज करिए मुझे फोर्स निकालनी हो, तो क्या करूंगा? एक पहले छोटे से चेंज को देख लेता हूं, तो छोटा चेंज क्या होगा? यही होगा। बट जब मैं यहां से बॉडी को उठा रहा हूं तो ग्रेविटेशनल वर्क कितना लग रहा है? ये लग रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक नेगेटिव साइन लगेगा। अब नेगेटिव साइन लगेगा तो इसके कारण क्या हुआ? जो फोर्स लगा वो कितना होगा? माइनस dw अपॉन dh। बट जब मैं बॉडी को ऊपर लेके जाता हूं तो उस समय क्या होता है केस कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन जो होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या होगा? फंक्शन होगा H का। जैसे जैसे H वेरी करेगा वैसे पोटेंशियल वेरी करेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा फोर्स भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा। मीन्स H चेंज करने से हमारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है तो हमारा वर्क डन चेंज हो रहा है, वर्क डन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो ये वेरिंग फोर्स के लिए, वेरिंग फोर्स के लिए, वेरिंग फोर्स के लिए अगर मुझे फोर्स को पोटेंशियल से निकालना हो तो हमेशा क्या करें? निगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है। इफ पोटेंशियल एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद डिस्टेंस, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? जो पोटेंशियल एनर्जी वो एक्स का फंक्शन है। मीन्स एज एक्स चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस। मीन्स इफ पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स V changes with respect to distance, then the potential, then the force is given by, and the force is given by F is equal to minus dv upon dx, और वो किसका फंक्शन होगा? x का। ठीक। अगर ये x की जगह y का हो और पर चेंजेस y x में हो रहे हो तो ये y का हो तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, टोटल डेरिवेटिव नहीं होता। ठीक है। बट आपके सिलेबस में पार्शियल नहीं केवल टोटल डेरिवेटिव है, तो आपके लिए जो आएगा कि पोटेंशियल उसी जगह वेरी करेगा, उस कोऑर्डिनेट पे ही वेरी करेगा जिस कोऑर्डिनेट पे चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है। मगर ओरिजिनल जो है वो ये है। ठीक है। तो ये चीज बताई थी कि अगर वेरिंग फोर्स हो तो हम पोटेंशियल से फोर्सेस को कैसे निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव साइन के साथ क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है। अब इस केस की बात कर ले, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एब्सोल्यूट कैसे नहीं है, रिलेटिव है। मीन्स चेंज कर सकती है अगर ऑब्जर्वेशन तो अलग अलग जगह से लिया जाए। जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखिए ट्रेन है, यहाँ पे अंदर बंदा बैठा हुआ है और ये बॉल रेस्ट पे है, ट्रेन चल रही है। इस बंदे के लिए तो बॉल रेस्ट पे, तो इसके लिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। बट यहां पे तो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? अगर मैं v वेलोसिटी से ट्रेन भाग रही है तो इसका मतलब ये भी v वेलोसिटी से भाग रही है, तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी? हाफ एम वी। इस बंदे के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, मगर इस बंदे के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हो गया ना रिलेटिव। ऑब्जर्वेशन तो अलग अलग जगह से किया और एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। मीन्स रिलेटिव इन नेचर, नॉट एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट होता तो हर जगह से कहीं से भी ऑब्जर्वेशन करते काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम होती, बट सेम नहीं होती। सिमिलर फैशन में पोटेंशियल की बात की जाए, पोटेंशियल डिपेंड करता, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है ओरिजिन से। क्या? ओरिजिन से। कैसे? चलो, दो ऑब्जर्वर है। ठीक है। एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है। अगर मैं किसी बॉडी का यहां से उठा के यहां रखता हूं, यहां पहुंचा दिया, ठीक, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh होगी। ठीक।
इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? तो बेटा इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो क्या हुई? mgh। पर इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? हाइट क्या हो गई? इसके लिए हाइट क्या हो गई? इसके लिए हाइट क्या ही है? ये इसके लिए ग्राउंड है। अगर आदमी एक यहां पे खड़ा तो इसके लिए क्या है? ग्राउंडेड है। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। बट इसके केस के लिए यहां से यहां तक की हाइट h है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस बंदे के लिए ये ग्राउंड है, इस बंदे के लिए ये ग्राउंड है, और ये दोनों h डिस्टेंस पे सेपरेशन रखा है। अगर मैं बॉल को उठा के यहां रख दूं तो इस बंदे के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो, क्योंकि इसके लिए तो हाइट जीरो है। बट इस बंदे के लिए ये बॉल क्या हो गई? mgh। तो देखिए अलग अलग पोजीशन पे बैठने पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ आर रिलेटिव इन नेचर एंड नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम के बारे में। ठीक है, और उसके बाद पावर, उसके बाद कोलिजन, इलास्टिक इनइलास्टिक, ट्रक को साइकिल से टकराएंगे, टक्कर लगाएंगे और मजा लेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें। एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, ठीक है, तो इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। ओके।